आज मैं विलियन चैप्टर की अंतिम क्लास ले रहा हूँ। मैंने आपको इससे पहले परासरण दाब और परासरण विसरण में अंतर बता दिया था। अब परासरण दाब का प्रायोगिक मापन या एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट किस प्रकार से करेंगे, तो ये हमने 3 विधि ली है। एक है फेफर विधि, एक है मोर्स एंड फ्रेजर विधि, एक है बर्कले एंड हर्टले विधि। तो जो मोर्स एंड फ्रेजर विधि है वो बिल्कुल फेफर विधि के समान ही है। जब हम इसको बुक से देखेंगे तो हमें ये समझ आ जाएगा कि इनमें बिल्कुल भी डिफरेंस जो है वो नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस फेफर विधि के अंदर बहुत सिंपल सा है। ये हमने जल लिया, यानी एक तरह से शुद्ध विलायक लिया। यहाँ हमने कौन सा लिया, विलियन लिया, ये रहा विलियन यानी सॉल्यूशन लिया। और यहाँ ये जो इन दोनों को पृथक करा है किससे, ये हमने करा अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से। हमने इसको करा अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से, इनको अलग कर दिया। अब होगा क्या, और इधर ये एक तरह से कोई लिक्विड या पारा हमने ले लिया जो मैनोमीटर के रूप में काम करेगा। अब यहाँ पर जब हम क्या करते हैं कि ये जब इनको पृथक करते हैं तो जल कहाँ से कहाँ जाएगा, जल इधर से अर्धपारगम्य झिल्ली से होता हुआ कहाँ पर जाएगा, ये विलियन की ओर जाएगा। जब ये विलियन की ओर जाएगा तो ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा, लेवल ऊपर की तरफ चलेगा तो ये इस जो पारा या जो भी आपने द्रव लिया उस पर ये क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा और ये मैनोमीटर में आगे मूव करेगा। तो एक साम्य अवस्था आएगी जहाँ ये परासरण की प्रक्रिया रुकी भी होगी। वो जो यहाँ पर जो मैनोमीटर में रीडिंग आएगी उसके आधार पर हम परासरण दाब को मेजर कर लेते हैं। यानी अगर मान लो पारा हमने कहा कि 760 mm या हम कहते हैं कि 76 सेंटीमीटर तक बढ़ा, तो इसका मतलब वो दाब कितने के बराबर होगा, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। तो अब वो जितने भी सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर हुआ, 1/76 एटमॉस्फेयर के बराबर ही तो हुआ। तो यानी कि वो जितना भी आगे बढ़ा उस आधार पर हमने इसको मेजर कर लिया। 760 mm या 76 सेंटीमीटर वो हो गया 1 एटमॉस्फेयर के बराबर। तो अगर मान लो जितना भी बढ़ा तो उस हिसाब से हमने इसको 1 mm या मिलीमीटर में ले रहे तो मिलीमीटर में कर लेंगे, सेंटीमीटर में ले रहे तो 1 मिलीमीटर किसके बराबर हो गया, 1/760, यानी 1 mm बराबर हो गया 760 एटमॉस्फेयर। तो जितना भी आगे बढ़ेगा हम उसके आधार पर, जैसे मान लो हमने कहा 10 mm आगे बढ़ा तो 10/760 एटमॉस्फेयर हो गया। अब मोर्स फ्रेजर विधि भी इसी प्रकार की होगी, इसलिए इसको यहाँ पर हमने एक्सप्लेन नहीं करा। अब आता है नेक्स्ट आता है बर्कले हर्टले विधि। ये थोड़ी अलग तरह की विधि है। इसमें हमने क्या करा, ये वही सरंग पात्र नहीं कहकर बल्कि हम यहाँ पर यही कह सकते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली लेंगे। यहाँ पर भी अर्धपारगम्य झिल्ली, यानी सरंग पात्र, एक तरह से सरंग पात्र नहीं बोलकर हम यूँ कह सकते हैं कि कृत्रिम रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली का निर्माण किया हुआ है। तो यहाँ विलियन लिया है और इसके अंदर हमने लिया है विलायक, ये भी विलियन ही हुआ, तो ये भी विलियन ही हुआ एक तरह से। तो हमने क्या करा, विलियन और विलायक को वही अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से पृथक करा है। और अब क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ की तरफ ये विलायक मूव कर रहा है। अब ये विलायक जो मूव कर रहा है जिससे ये लेवल क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो ये यानी परासरण की प्रक्रिया होगी। परासरण की प्रक्रिया के कारण ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो पिस्टन को वहीं रखने के लिए, यानी कि ऊपर मूव होने से रोकने के लिए या ऊपर जाने से रोकने के लिए जो अतिरिक्त दाब किस तरफ लगाया जाएगा, विलियन की तरफ लगाया जाएगा, उसे हम मेजर्ड कर लेंगे जिससे परासरण की प्रक्रिया रुक जाए। तो वो जो अतिरिक्त दाब विलियन की तरफ लगाया जाएगा या अतिरिक्त भार जो विलियन की तरफ रखा जाएगा उसे ही हम क्या कहेंगे, परासरण दाब कहेंगे। तो इस प्रकार से हम तीनों को ज्ञात कर लेते हैं। ये थोड़ी अलग तरह की विधि है और ये दोनों सिमिलर टाइप का मेथड है। अब आता है इसमें ये असामान्य, ये चारों एक तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट हुई। इसी में आता है आपके नेक्स्ट टॉपिक आता है एबनॉर्मल मोलर मास या असामान्य अणुभार। हमें पता है अणुसंख्यक गुणधर्म जो है वो किस पर निर्भर करता है, वो कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अब 2 स्थितियां हो सकती है, एक तो नॉर्मल स्थिति तो हम कहते ही है, दूसरे में क्या हो सकता है कि या तो संगुणन हो जाए यानी एसोसिएशन हो जाए, या हम कहते हैं उसका डिसोसिएशन हो जाए। एसोसिएशन में हमने कहा कि जैसे हमने कहा एसिटिक एसिड लिया तो वो हमें पता है वो किस फॉर्म में रहता है, वो एसोसिएटेड फॉर्म में रहता है। तो ये 60 की जगह उसका मॉलिक्यूलर वेट हमें कितना प्रतीत होता है, 120 होता है। यानी होना तो क्या चाहिए था, एक्सपेक्टेड तो 60 था और यूं कितना प्रतीत हो रहा है या ऑब्जर्व कितना हो रहा है, 120 हो रहा है। जबकि जो वियोजन में क्या हो रहा है, NaCl जो पार्टिकल की मात्रा बढ़ जाती है यहाँ पर, तो यहाँ पर अणु भार क्या हो जाएगा, एक तरह से कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं मान लो आई, यानी एक इसमें असामान्य स्थितियों के लिए वांट ऑफ गुणांक को उपयोग किया जाता है। वांट ऑफ ने आई प्रस्तावित किया, यानी वांट ऑफ एक तरह से गुणांक है, ये वांट ऑफ गुणांक है, वांट ऑफ गुणांक है।
आई है। तो वांट ऑफ गुणांक जो है वो प्रस्तावित किया। तो वांट ऑफ गुणांक जो है वो आई यहां मैंने लिखा, किसके लिए लिखा, 60/120, यानी क्या हुआ, एक्सपेक्टेड तो हुआ इसके लिए 60 और मोलिकुलर वेट यहां हुआ 120। कब हुआ, जबकि वो हमें ऑब्जर्व कितना हो रहा है 120, यानी 1/2 हुआ एक तरह से, 1/2। तो ये लेस देन 1 हुआ, लेस देन 1, यानी कि अगर एसोसिएशन हो रहा है तो वांट ऑफ गुणांक का मान जो होगा वो 1 से कम होगा। अगर संयोजन हो रहा होता तो ये मान मैंने अभी आपको बताया था, सॉरी, अगर वियोजन हो रहा होता, यानी एसोसिएशन में तो ये हो रहा है 1 से कम। अगर मान लो हम कहते ये रहा संयोजन में 1 से कम, लेकिन अगर वियोजन हो रहा होता, वियोजन मतलब डिसोसिएशन हो रहा होता, तो ऐसे में मैंने आपको कहा था अणु भार क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी नीचे वाला कम आएगा, ये नीचे कम होगा तो आई का मान क्या हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा, यानी वांट ऑफ गुणांक जो है वो 1 से अधिक हो जाएगा। तो मैं वापस लिख देता हूं, वांट ऑफ गुणांक आई। वांट ऑफ गुणांक आई क्या होता है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन एक्सपेक्टेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये ऑब्जर्व्ड अपॉन एक्सपेक्टेड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमें पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे मैंने मान लो लिया पाई वी बराबर NRT या NST लिया था मैंने, तो मैं कह सकता हूं n, और यहां पाई किसके बराबर हो गया, N/V/ST, यानी CST हो गया ये। तो यानी और C का मतलब, या हम N को ही एक बार ले लेते हैं, तो हमें ये पता है N का मतलब कितना हो गया, W अपॉन मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट ही तो हुआ ये, W अपॉन मोलिकुलर वेट किसका, विले का हुआ, और ये रहा, और ये V आई जाएगा और ये ST आई जाएगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही तो हुआ इसके, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, तो इसीलिए हमने यहां पर पहले लिखा ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो यहां हमने लिख दिया ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट, मोलर मास या मोलिकुलर वेट। ऐसे ही यहां नीचे की तरफ हमने लिखा एक्सपेक्टेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणु संख्या गुणधर्म, तो यहां हमने ऊपर की तरफ लिख दिया एक्सपेक्टेड मोलिकुलर वेट। तो इस तरह से संयोजन में जो आपके आई का मान है, यानी वांट ऑफ गुणांक है, वो 1 से कम होता है और वियोजन में 1 से अधिक होता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसे जो डिफरेंट तरह के हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले लिए हैं, यानी हमने क्या करा था, वाष्प दाब में आपेक्षिक अनुमान, तो उसमें भी हमको आई लिख देना चाहिए, क्योंकि अगर ना संयोजन हो रहा है, ये 1 कब होगा, जबकि ना संयोजन हो ना वियोजन हो। तो अगर ना संयोजन हो रहा है ना वियोजन हो रहा है तो आई 1 आएगा, लेकिन ये 1 से कम कब होगा, जबकि संयोजन होगा, और 1 से अधिक कब होगा, जबकि क्या हो, वियोजन हो। ये मैंने अभी आपको बताया ही था। तो इसलिए आई का मान हम उपयोग करते हैं। तो ये तो फॉर्मूला था हमारे पास, PA0 अपॉन PA बराबर XB, तो हमने यहाँ आई यूज कर लिया। इसी तरह ये कौन सा हो गया, क्वथनांक में उन्नयन, तो ये रहा डेल्टा TB बराबर IKBM कर देंगे। ऐसे डेल्टा हिमांक में अवनमन, तो डेल्टा TF बराबर IKFM कर देंगे। इसी तरह से पाई बराबर CST हमने बोला था, तो हम आई लगा देंगे। अब ये वियोजन का अंश या कोटि और इसी तरह से संयोजन का अंश या कोटि को हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं, तो हमने KCL माना, प्रारंभिक अवस्था, तो ये 0 0 हमने कहा मान लो इनका, हमने कहा अल्फा मात्रा उसकी डिसोशिएट हो गई, तो 1 माइनस अल्फा, अल्फा हो गया, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, इसको टोटल जो जोड़ दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल, ये कब होंगे, ये होंगे आपके नंबर ऑफ पार्टिकल, ये तो हो गए आपके ऑब्जर्व्ड, क्योंकि ऑब्जर्व्ड हो जाएगा। और जो एक्सपेक्टेड क्या होता है, एक ही होगा भाई, हम अपेक्षा तो यही करते हैं ना, कि ये भी मैंने आपके लिए ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने लिखा है, नीचे एक्सपेक्टेड आएगा, ऊपर ऑब्जर्व्ड आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यानी एक्सपेक्टेड तो यही होगा ना कि KCl का एक ही अणु हो, तो हमने 1 कर दिया, लेकिन हमें ऑब्जर्व्ड कितना हो रहा है, वो हो रहा है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो इससे ये कट जाएगा, ये रहा आपका, तो ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा अपॉन 1। तो हमने अल्फा का मान निकाला, तो ये I माइनस 1 आ गया, इसे अल्फा होगा वियोजन की कोटि। इसी तरह संयोजन का अंश भी निकालेंगे, 1 0 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा बाई 2 क्यों, क्योंकि ये हो गया 2 में एक हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल इसके आपस में एसोसिएटेड हो रहे हैं, नहीं तो अल्फा बाई n भी लिख सकते हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, ये तो हो गया कौन सा, ऑब्जर्व्ड, और जो एक्सपेक्टेड जो हुआ वो 1 हुआ, यानी यहाँ एक्सपेक्टेड होगा और यहाँ कौन सा होगा, ऑब्जर्व्ड होगा। ये मात्रा आ गई इनकी, ये इस तरह से 1 माइनस अल्फा बाई 2 हो गया, तो ये I बराबर 1 माइनस अल्फा बाई 2, तो ये अल्फा बाई 2 हमने यूं लिखा, इधर की तरफ ले गए, तो 1 माइनस I कर दिया, अल्फा बराबर हो गया हमारे पास
2 1 माइनस आई। तो ये इस तरह से हमने अल्फा का मान, यानी अल्फा कौन सा हो गया यहाँ पर, संयोजन की कोटि, और यहाँ हमने ले दिया अल्फा वियोजन की कोटि। तो इस तरह से हम अल्फा का मान निकाल सकते हैं। लास्ट टॉपिक इसके अंदर इसी के साथ बचता है, ये आ गया आपका विलयन। विलयन क्या हो गए, 2-3 तरीके से हम बांटते हैं, आदर्श विलयन और एक अनादर्श विलयन। अगर हम कहते हैं कि विलय विलय विलायक विलायक, यहाँ हमने कर दिया, जैसे ए हम चूंकि विलायक विलायक ले रहे हैं तो विलायक विलायक और विलय विलय, और ये कौन सा हो गया, विलायक विलय। यहां हम वापस से देख रहे हैं इसको, आदर्श विलयन कौन सा हो गया, विलायक विलायक। विलय विलय या विलायक विलय के कणों के मध्य इंट्रैक्शन या अंतरक्रिया या आकर्षण समान हो तो वो कहलाएगा आदर्श विलयन। ये राउट नियम का पालन करते हैं, मैंने आपको बताया था राउट नियम के अनुसार। डेल्टा वी मिक्सिंग इसके लिए 0 होता है। डेल्टा वी मिक्सिंग यानी कि जब हम दो विलयन को आपस में या दो द्रवों को आपस में मिला रहे होते हैं तो आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है, यानी जब उनको आपस में मिला रहे होते हैं किसी प्रकार की ऊष्मा अवशोषित या उत्सर्जित नहीं होती, और ये एजोट्रोप का निर्माण नहीं करते। तो ये होते हैं आदर्श विलयन, इसके ये एग्जाम्पल है। इसी प्रकार आदर्श विलयन से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन, धनात्मक विचलन में क्या होगा, ये विलय विलय या विलायक विलायक के कणों के मध्य इंट्रैक्शन जो होगा वो विलय विलायक के कणों के मध्य इंट्रैक्शन से अधिक होगा। और ये ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो राउट नियम भी इस प्रकार से आएगा, राउट नियम का पालन नहीं होगा दोनों स्थितियों में। यहाँ पर वो कम होगा, ए बी से कम हो गया, तो इस स्थिति में जो हमने अभी लिखा था ये पी ए, जो अभी मैंने आपको कहा था पी ए नॉट 0 एक्स ए के बराबर होता है, पहले आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके, ये पी ए जो होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा ग्रेटर देन पी ए 0 एक्स ए, इसे पी बी 0 एक्स बी, इस तरह से हम लेंगे। ऐसे यहाँ डेल वी मिक्सिंग होगा, अधिक होगा, यानी कि जब हम दो द्रवों को मिलाएंगे तो ऐसे में आयतन में वृद्धि होगी, यहाँ आयतन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यहाँ डेल एच मिक्सिंग जो होगा वो 0 से अधिक होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव में होगा यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। यहाँ 0 से कम होगा यानी नेगेटिव होगा यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ये न्यूनतम क्वथन एजोट्रोप का निर्माण करते हैं, ये उच्च क्वथन एजोट्रोप का निर्माण करते हैं, और ये आपके पास एग्जाम्पल हो गए। अब एजोट्रोप मिश्रण किस प्रकार का होता है, एजोट्रोप क्या होता है, यदि कि हम क्या करते हैं, एजोट्रोप का तात्पर्य क्या है यहाँ पर, तो एजोट्रोप क्या होता है, यदि हम क्या करते हैं, किसी भी दो द्रवों के मिश्रण को गर्म करते हैं या विलयन को हम गर्म करते हैं तो हमेशा क्या होता है, वाष्प में मान लो ए और बी, मान लो कोई दो अलग अलग द्रव है, इनको मैं गर्म करता हूँ तो हमेशा उसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए जो क्या हो, जो अधिक वाष्पशील हो। जो मान लो ए अधिक वाष्पशील हो तो ए की मात्रा अधिक होगी, बी वाष्पशील अधिक हो तो बी की मात्रा अधिक होगी, किसमें, वाष्प में। लेकिन एजोट्रोप मिश्रण ऐसा मिश्रण है जो निश्चित ताप पर बॉयल होकर द्रव व वाष्प अवस्था में अवयवों का समान संगठन रखता है, यानी कि जो संगठन यहाँ पर होगा वही उसका कंपोजिशन वहां पर भी होगा, यानी कि जो द्रव में होगा उनका कंपोजिशन ए और बी का जो अनुपात द्रव में होगा वही वाष्प में होगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, हमेशा क्या होता है, हमेशा ये होता है जो अधिक वाष्पशील है उसकी मात्रा अधिक होगी वाष्प के अंदर, जबकि द्रव में उसकी मात्रा भले ही कुछ हो लेकिन वो वाष्प अवस्था में वो द्रव अधिक मात्रा में होगा जो कि अधिक वाष्पशील हो। लेकिन ये तो हो गया, यानी कि लेकिन एजोट्रोप का मतलब क्या हुआ कि यहां पर भी अनुपात समान होगा और यहां पर भी अनुपात समान होगा। तो ये जो हम कह रहे हैं आदर्श विलयन जो है वो एजोट्रोप का निर्माण नहीं करते, लेकिन इनमें एक ऐसी अवस्था आती है जहां पर एजोट्रोप बनता है, यानी वो अवस्था जहां पर द्रव और वाष्प का संगठन समान होता है। एक मैंने आपको बताया धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन, धनात्मक का कैसे मतलब हुआ यहाँ पर, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन किस प्रकार से होता है। जैसे मैंने पहले आपका एक डायग्राम लिया था इस प्रकार से, ये डायग्राम मैंने आपके लिया था एक बार, तो अगर धनात्मक का मतलब क्या हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये इस तरह से सारे ऊपर की तरफ हो गए, और ऋणात्मक में क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, इस प्रकार से ये नीचे की तरफ हो जाएगा ये ग्राफ में। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ये चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।